गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम लोग पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट कर चुके थे हेलो अल्केन और हेलो अरीन चैप्टर्स, जिसमें से हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे किसका, हेलो अल्केन का। तो वहाँ से हम लोग को पता कर रहे थे कि जो हेलो अल्केन जो कंपाउंड है उसको हम लोग फॉर्मेशन कैसे करेंगे, उसको आखिर उसके बारे में पढ़ना है। तो पढ़ तो रहे हैं लेकिन आखिर उसको प्रिपरेशन करेंगे कहाँ से और किस मेथड से, तो उसी के लिए हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। और क्या क्या देखे थे हम लोग पिछले ही लेक्चर्स में, तो हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की कहाँ कहाँ से हम लोग हेलो अल्केन का निर्माण कर सकते हैं। तो पहला हम लोग पढ़े थे अल्केन से। कहाँ से देखे थे हम लोग, अल्केन से, कि जब भी हम लोग अल्केन रहेगा, अल्केन में हम लोग देखे थे हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या देखे थे, हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन जैसे कि हम लोग क्या करते थे एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि RX लेते थे, यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, तो कोई भी हम लोग X2 ले लेते थे, उसके किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। तो हम लोग को क्या होता था, ये यहाँ पे हम लोग को RH रहेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और किसका एडिशन होगा, हेलोजन का। तो हम लोग को यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा था RX और बाहर हम लोग को क्या निकल जा रहा था, तो यहाँ से एक X और यहाँ से H क्या बन जा रहा था, HX। क्लियर है? था। तो इस मेथड से हम लोग क्या कर रहे थे, अल्केन से फॉर्मेशन कर पा रहे थे हेलो अल्केन का। उसके बाद हम लोग देखे थे, अच्छा एक कंडीशन और था कि यहाँ पर जो X लिएंगे मतलब X2 बराबर, तो X2 बराबर पे हम लोग को F2 और हम लोग क्या चाहिए I2, ये दोनों का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो हम लोग Br2 और किसका करेंगे, Cl2। कहानी समझ में आ रहा था? उसके बाद हम लोग दूसरा मेथड देखे थे कहाँ से, तो अल्किन से। कहाँ से ला रहे थे हम लोग, अल्किन से। अब अल्किन में हम लोग दो चीज़ पढ़े, एक पढ़े हम लोग मार्कोवनिक, क्या चीज़ देखे, मार्कोवनिक, और एक हम लोग देखे एंटी मार्कोवनिक। इन मार्कोवनिक में हम लोग को क्या करता था कि जहाँ पे डबल बॉन्ड बना है वो दोनों कार्बन पे देखना है कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ पे जाकर के हैलोजन जाकर के जुड़ेगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जैसे ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर जैसे हम लोग HX के साथ रिएक्शंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली HBr और HCl का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि HBr है तो Br के ऊपर नेगेटिव जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव जाएगा। तो वो जो नेगेटिव पार्ट होता है, जो तुम्हारा ब्रोमीन है, ब्रोमीन जाकर के उसी कार्बन के साथ अटैच होता है जहां पर क्या रहे, कार्बन मतलब हाइड्रोजन की संख्या कम रहे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे कितना है, 1, तो जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कहाँ कम है, यहाँ पे। तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH, इधर पे बनेगा CH2, डबल बॉन्ड टूटा, और टूटने के बाद एक तरफ हाइड्रोजन लगेगा और एक तरफ क्या लगेगा, Br। तो Br कहाँ लगेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, मतलब इसमें क्या लगेगा, Br, और इसमें क्या लग जाएगा, एगो हाइड्रोजन। क्लियर है? तो ये बताया था मार्कोवनिक। और एंटी मार्कोवनिक क्या बताया था, जस्ट इसका उल्टा। उल्टा क्या था कि सेम कहानी, जैसे यहाँ पर ले रहे थे हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी हम लोग HBr के साथ ही रिएक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसी के प्रेजेंस में, और किसके प्रेजेंस में लेते थे, तो हम लोग यहाँ पे लेते थे हम लोग कुछ भी, जैसे कि H2O2 ले लो, इसी को हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, पर ऑक्साइड। तो जब हम लोग पर ऑक्साइड के उपस्थिति में जब हम लोग HBr के साथ रिएक्शंस कराते हैं, तो ये जैसा मार्कोवनिक कह रहा था उसी का जस्ट उल्टा प्रोडक्ट बन रहा था। मार्कोवनिक में बोलता था जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो वहाँ पर जाकर के कौन जुड़ेगा, Cl या फिर Br। लेकिन यहाँ पर जैसे एंटी मार्कोवनिक में पर ऑक्साइड डाल देते हैं वहाँ पे HBr के साथ, तो वहाँ पे पता चलता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अब ज़्यादा रहेगा वहाँ पर कौन जुड़ेगा, Br जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिए, Br, तो Br जुड़ेगा, जैसे कि CH3 CH, यहाँ पे हो जाएगा CH2। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एगो था, यहाँ पे 2 गो था, तो जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर जाकर के नेगेटिव पार्ट जुटेगा, मतलब कि Br जुड़ेगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ पर कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। मतलब ये दोनों रिएक्शंस आपस में उल्टा है। तो मार्कोवनिक जो बोला था उसी के उल्टा रिएक्शन हम लोग को बताया था साइंटिस्ट, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, एंटी मार्कोवनिक के नाम से, और इसको जानते हैं मार्कोवनिक नाम से। तो ये हम लोग देखे थे अल्किन से। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड में देखे थे क्या चीज, तो हम लोग देखे थे अल्कोहल से। कहाँ से ला रहे थे हम लोग, अल्कोहल से प्राप्त कर रहे थे। अब ये जो अल्कोहल से हम लोग प्राप्त कर रहे थे वो इसमें से बहुत सारे रिएक्शंस को हम लोग देखे थे, जिसमें से हम लोग पहला देखे थे क्या चीज़, तो हम लोग देखे थे जैसे कि ROH है, इसको हम लोग रिएक्शंस करा देंगे SOCl2 के साथ। तो SOCl2 के साथ कराते हैं तो हम लोग को क्या बनता है, OH है यहाँ से हटता है और हम लोग को क्या लग जाता है, Cl। तो यहाँ पर देखते हैं RCl बन जाएगा, और प्लस में यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl बन के हम लोग को क्या बन जाता है, HCl, और प्लस में SO, और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देता है, SO2 बना देता है। और
हम बताए थे पिछले क्लास में कि सबसे बेस्ट जो मेथड होता है प्रिपरेशन करने का हेलो अल्केन, वो सबसे अच्छा मेथड यही है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जब हम लोग ये रिएक्शंस करते हैं तो जब हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है तो उस कंटेनर में जब देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हेलो अल्केन ही सिर्फ बचा हुआ रहता है। अब ये सब कहाँ जाता है, तो यहाँ पे जैसे HCl होता है तो ये भी हम लोग को गैस रहता है तो ये भी उड़ जाता है, और ये जो हम लोग को SO2 है ये भी हम लोग को गैस है तो ये भी क्या होता है वहाँ से उड़ जाता है। तो जब दोनों हम लोग को जो साइड प्रोडक्ट बन रहा था ये दोनों ऊपर उड़ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचता है, हेलो अल्केन। बाकी अगर दूसरे मेथड में जाते तो कुछ ना कुछ चीज़ हम लोग को उस कंटेनर में बच जाता है। इसलिए हम लोग को सबसे बेस्ट जो मेथड है वो हम लोग को यही होता है। अब ये तो हम लोग को पहला था। उसके बाद हम लोग सेकंड में क्या देखे थे, एल्कोहल से ही। तो यहाँ पे ROH लेते थे और यहाँ पर हम लोग ले लेते थे PCl3। तो जब PCl3 लेते थे तो उस समय इसको हम लोग 3 मोल लेना पड़ता था। तब हम लोग को यहाँ से क्या होता था, फास्फोरस के साथ 3 बार OH जाकर के जुड़ जाता था, बाकी तीनों Cl 3 बार R के साथ क्या होता था, जुड़ता था। तो यहाँ पे जो हम लोग को प्रोडक्ट भी बनता था वो 3 बार RCl बनेगा और प्लस हम लोग को फास्फोरस रहेगा और 3 गो यहाँ पे OH उसके साथ, तो यहाँ से बना देता है H 3 गो, और ऑक्सीजन भी कितना निकलेगा 3 गो, तो बना देता था H3PO3 बनाता था। उसके बाद थर्ड मेथड हम लोग को क्या था, तो थर्ड जब हम लोग देख रहे थे एल्कोहल से ही, तो फिर हम लोग लेते थे यहाँ पे ROH, इसको हम लोग रिएक्शंस करा देते थे किसके साथ, तो इसको हम लोग करा रहे थे PCl5 के साथ। तो यहाँ पे एक क्लोरीन जाता है इसके पास और एगो हाइड्रोजन क्या चीज जाता है, एगो हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ HCl बना लेता है और फास्फोरस के साथ कौन जल जाता है, ऑक्सीजन। तो ये क्या क्या बनाता है, सो देखो यहाँ पे R के साथ एगो Cl यहाँ पे जाएगा तो ये बना देता है RCl प्लस, अब एगो जो Cl और रहता है क्योंकि PCl3 कितना देता है, 2 गो हाइड्रोजन वहाँ से हटता है, तो एक इसके साथ चल गया और एगो ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, HCl बना लेता है, और फिर एगो ऑक्सीजन ये फास्फोरस के साथ चल जाता है। तो अभी फास्फोरस के पास कितना Cl बचा हुआ है, 3 गो, और बीच में कौन चल जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये हम लोग को बना लेता है POCl3 बना देता है। तो ये हम लोग को प्रोडक्ट बनता है। इतना तक हम लोग पूरा रिएक्शंस को पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके थे। हाँ, इसके अलावा भी हम लोग पढ़े थे हेलोजिनेशन एक्सचेंज रिएक्शन, कि हेलोजन का एक्सचेंज रिएक्शंस करते थे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट मेथड से आयोडीन और फ्लोरीन को जोड़ नहीं सकते थे रिएक्शंस करके। तो उसको हम लोग क्या करते थे, पहले ब्रोमीन या तो फिर हम लोग क्लोरीन को ला लेते थे, उसमें फिर एक्सचेंज कर देते थे। तो उसके लिए हम लोग के पास 2 रिएक्शंस आया था। 2 रिएक्शंस क्या आया था, सबसे पहले आया था स्वार्ट्स रिएक्शंस। क्या आया था हम लोग को, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब ये स्वार्ट्स रिएक्शन होता क्या था, तो इसमें हम लोग को क्या करते थे स्वार्ट्स में, तो इसमें फ्लोरीन को ऐड करते थे, और फ्लोरीन को ऐड करते थे तो वहाँ पे हम लोग देते थे किसका यूज करते थे, तो वहाँ पर AgF का यूज करते थे। और इस तरह से हम लोग को जैसे यहाँ पे स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकलस्टीन में 2 को रिएजेंट का यूज करेंगे, जिसमें से AgF हो गया और NaI हो गया। तो हम लोग किस में क्या डालते हैं ये सारा कुछ हम लोग पिछले लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा चुके हैं, जहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश बच्चा जाकर के फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन में गलत करके ही आते हैं। पता ही नहीं चलता है कौन सा रिएजेंट किस में डालेंगे, और ये भी नहीं पता चल पाता है कि फिंकलस्टीन में फ्लोरीन जुड़ेगा कि फिंकलस्टीन में आयोडीन जुड़ेगा, ये भी नहीं समझ में पाते हैं। तो और फिर ये भी नहीं पता चल पाता है कि फ्लोरीन के साथ सोडियम जाएगा कि उसके साथ हम लोग को सिल्वर जाएगा, ये भी डिसाइड नहीं कर पाता है। तो ये सब हम लोग कैसे याद रखेंगे, ये सारा कुछ ट्रिक बता चुके हैं पीछे लेक्चर्स में, ठीक है। अभी क्विक हम लोग रिविजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका रिएक्शंस क्या था, जैसे कोई भी हम लोग को RCl या फिर RBr रहेगा, इसको हम लोग रिएक्शंस कराते हैं किसके साथ, तो इसको हम लोग करते हैं AgF के साथ। किसके साथ, AgF के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ किसका, एसीटोन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। तो फ्लोरीन यहाँ चल जाएगा, Cl यहाँ पे चल जाता है, तो हम लोग को प्रोडक्ट बनता है RF बन जाएगा और प्लस में बन जाएगा AgCl। क्लियर है। तो ये हम लोग को स्वार्ट्स रिएक्शंस होता था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, अब ये फिंकलस्टीन रिएक्शंस क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज करते थे, तो यहाँ पे NaI का यूज करते हैं, और यहाँ से हम लोग को बनता है क्या चीज़, तो अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कोई भी हम लोग को क्लोरो अल्काइल, मतलब कि हम लोग क्या लेते थे, क्लोरो अल्केन या तो फिर हम लोग ब्रोमो अल्केन का यूज करते हैं। उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, NaI। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं मान के चलो Br, तो यहाँ पर हम लोग किसके साथ रिएक्शन करेंगे, NaI के साथ। किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है, आयोडीन यहाँ चल जाएगा, ब्रोमीन वहाँ पे चल जाएगा, तो ये होता है RI और प्लस में क्या हो जाता है, NaBr। तो ये इतना सारा रिएक्शंस को हम लोग पिछले क्लास में ही
चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग अल्कोहल से एक और तरीका से हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब 2 तरीके से। और सबसे पहले क्या इतना सारा कुछ क्लियर है? क्लियर होगा तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं तो इसको कहीं एक पेज में लिख लीजिए ताकि आपका क्विक रिवीजन होते रहे, ठीक है। जैसे कि आपको तो ये भी पता होगा कि आप लोग को यहाँ पे पूरा लैंग्वेज नहीं लिखाया जाता है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ समझाया जा रहा है और रिएक्शंस वगैरह को सारा कुछ बताया जा रहा है। तो आप वहाँ पे नोट्स कैसे बनाएंगे? तो नोट्स बनाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, या तो फिर जो वीडियो देख रहे हैं इसी का कमेंट सेक्शन में जाकर के देखिए, तो वहाँ पे पिन किया गया है, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप, फिर वहाँ पे आपका क्या मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल में क्या होगा? तो वहाँ पर आपको पूरा अपडेट मिलेगा कि कौन सा वहाँ पे नोटिफिकेशन डाला गया है, जैसे कि नोट्स है कि वीडियो का लेक्चर्स है, क्या है, टेस्ट सीरीज वाला वहाँ पे कुछ जा रहा है कि डीपीपी जा रहा है, तो ये सारा कुछ वहीं पे क्वेश्चंस वगैरह आपको मिलेगा। बाकी जो आपके पास रहता है क्या चीज़? टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप कोई भी किसी तरह का क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ सकते हैं। फिर व्हाट्सएप में आप नहीं पूछ सकते, वहाँ पर भी आपका क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जाते रहेगा। होता क्या है कि जैसे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों में बस इतना ही अंतर है कि जैसे टेलीग्राम ग्रुप में क्या है ना कि कुछ भी नोटिफिकेशन आप जैसे 1 सप्ताह पहले भी डाले हैं, और अगर आप आज देखना चाहे आज आप जुड़े हैं, तो पीछे कितना चीज़ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आया था या फिर कितना चीज़ हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वो सारा कुछ वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा होता नहीं। आप पीछे अगर ज्वाइन हुए हैं तो आप पीछे वाला चीज़ को देख नहीं सकते हैं। क्लियर है? बाकी होता है क्या कि हम इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए क्योंकि बहुत लोगों का आदत होता है कि टेलीग्राम जल्दी चलाने का नहीं, उन लोग बार बार सिर्फ व्हाट्सएप में जाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन कैसे अपडेट हो पाएगा। तो इसी चलते वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए ताकि आपको वहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी जितना भी स्टडी मटेरियल मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा, इसीलिए जाकर के आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे एक PDF डाल दिया गया हेलो एल्केन और हेलो अरिन का, तो वहाँ से एक एक करके जहाँ तक पढ़ा देते हैं वहाँ तक आप PDF वहाँ से लिखना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये सारा कुछ कहीं एक पेज में लिख लीजिएगा जो बोले थे रफ कॉपी में, उसमें, ताकि आप इसको बार बार देख करके रिवीजन कर सके। देखिए इतना ही सब हम लोग उतना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को कवर कर लिए कि क्या क्या होता था सो, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या चीज़? एल्कोहल से भी अभी क्या करेंगे? हेलो अल्केन का फॉर्मेशन करने वाले हैं, और उसके लिए हम लोग 2 मेथड्स अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या देख लिए थे? SOCl2 के साथ, PCl3 के साथ और PCl5 के साथ, 3 गो हो गया था। उसी में एल्कोहल में हम लोग चौथा पढ़ने जा रहे हैं, किसके साथ? तो जैसे कि यहाँ पे कोई भी एल्कोहल रहेगा उसको हम लोग X2 के साथ रिएक्शंस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। किसके प्रेजेंस में? रेड फास्फोरस के साथ। तो जो भी यहाँ पे हैलोजन लोगे वो डायरेक्ट जाकर वहाँ पे जुड़ जाएगा। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे डायरेक्टली ले लेते हैं, RX हो जाएगा और प्लस में उधर हम लोग को क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली हम लोग हेलो अल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब जैसे कि इसका एग्जांपल लेकर के समझा जाए तो क्या होगा हम लोग को? तो जैसे कि यहाँ पर ROH, जैसे R के जगह में भी हम लोग कार्बन लिख लेते हैं, जैसे CH3 CH2 और यहाँ पर OH, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्शंस कर देते हैं, मान के चलो Br2 के साथ। किसके साथ? Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो यहाँ से हम लोग को क्या होगा? तो जैसे रेड फास्फोरस के साथ करेंगे तो जो भी यहाँ पे रहेगा वो जाकर वहाँ पे अटैक हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा? Br2। तो इस मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? हेलो अल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है? आसान है। उसके बाद 5वां जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग को कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकैटायन का यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होगा। जैसे कि हम लोग कोई भी एल्कोहल लेते हैं ROH, इसको हम लोग HX के साथ रिएक्शंस कराएंगे, तो यहाँ से हम लोग किसके प्रेजेंस में? तो जैसे कि ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ से हम लोग को बनता है RX ही बनेगा। क्या बनेगा यहाँ से? RX, और प्लस में क्या बनेगा? हम लोग को H2O बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो RX बन रहा है ये तो हम लोग को जनरल ट्रेंड देखे, ठीक है, कि जब हम लोग HX के साथ रिएक्शंस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज़? ZnCl2 के साथ, तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे? RX। सिंपल यहाँ पे समझ आइए, HX के जगह में भी हम आपको लिख देते हैं क्या चीज़? Cl यहाँ पर लिख ही देते हैं, ठीक है, HCl के साथ। तो हम लोग को यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा? Cl अटैच हो जाएगा, ठीक है, और हम लोग को वाटर निकलता है। लेकिन बस यहाँ पे एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि ये वाला बनाने से पहले हम लोग को कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। क्या जो होता है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता क्या है? इसका मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं हम लोग।
अच्छा, मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, आप 11वीं में पढ़े होंगे। मैकेनिज्म वो चीज़ होता है कि आखिर ये रिएक्शंस हुआ है तो किन किन स्टेप के जाने के बाद हम लोग को बना हुआ है, मतलब पूरा हिस्ट्री को बताता है कौन, मैकेनिज्म। तो हम लोग कुछ कुछ चीज़ का हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, पूरा हम लोग कंसेप्ट का मैकेनिज्म नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे सामने समय की थोड़ा सा क्या है, कमी है। चलो हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CH3 यहाँ पर CH2 और OH, क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर HCl के साथ रिएक्शंस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो हम लोग को क्या होता है, पहले कार्बोकैटायन, सबसे पहले देखो ये चीज़, इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड। तो इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 6। तो 6 में से 2 को बॉन्ड बनाने में चल गया, तभी बचा कितना है, 4। अगर 4 बचा है तो इसके पास जो लोन पेयर होगा वो कितना होगा, 2 को। कितना होगा लोन पेयर, 2 को। और हम लोग जानते हैं कि जो लोन पेयर होता है ये एक तरह से नेगेटिव चार्ज के जैसा बिहेव करता है। तो जैसे यहाँ पे लोन पेयर है, इसके सामने कौन दिख रहा है, H+, तो ये तुरंत जाएगा और उसको अपने में जोड़ लेगा। और जैसे जोड़ेगा तो देखो ये क्या बनता है, CH3 CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और इसके पास एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और जैसे ऑक्सीजन 3 को बॉन्ड बनाता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जैसे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आया, ये अपने आप में अनस्टेबल हो जाता है। तो ये स्टेबल होना चाहेगा, तो स्टेबल कैसे होगा, तो किसी न किसी बॉन्ड को तोड़ रहेगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूट्रल कैसे होगा, जब इसके पास नेगेटिव चार्ज आवे। तो नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, तो इन लोग के पास जो 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में एक बॉन्ड को तोड़ देगा और अपनी तरफ ले लेगा ताकि उसके पास नेगेटिव चार्ज आवे। अब देखो होता क्या है, जब यहाँ पे हाइड्रोजन वाला अगर बॉन्ड अपने तरफ तोड़ेगा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी हाइड्रोजन को ही जोड़ा और हाइड्रोजन को फिर तोड़ देगा, तो बनेगा क्या, जो पहले था वही बन जाएगा। इधर भी वही चीज़ है, तो फाइनली जो उसको बॉन्ड तोड़ना पड़ता है वो किधर वाला तोड़ेगा, कार्बन के साइड वाला। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ये जो बॉन्ड है वो अपने तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन को ले आता है, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। और जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। इसका मतलब ये बॉन्ड जैसे टूटेगा तो हम लोग को क्या बन जाएगा, H2O का बाहर रिमूवल हो जाएगा। तो हम लोग को देखो यहाँ से क्या होगा, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और नहीं तो थोड़ा सा ऊपर, हाँ बहुत जगह है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, यहाँ से बनेगा हम लोग को CH3 CH2। अब यहाँ से देखो ये बॉन्ड टूट गया, और बॉन्ड टूट गया तो इसका वाला भी इलेक्ट्रॉन उधर चल गया, और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन चल जाता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर है, आता। बाकी इधर प्लस में क्या निकल जाएगा, तो इधर हम लोग को H2O निकल जाएगा। क्लियर है। तो अभी हम लोग के पास क्या बचा है, CH3 CH2, उसके पास क्या चाहिए, कार्बोकैटायन। तो जब भी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, और किसी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आए कार्बन के ऊपर तो उसको बोलते हैं कार्ब अनायन बोलते हैं। क्लियर है, ये सारा कुछ हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, अभी यहाँ पे HCl डाले थे तो H+ को अपने पे जोड़ा था, उसके बाद ये सारा कुछ प्रोसेस हुआ, वहाँ पे वाटर का रिमूवल हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग के पास क्या बचा हुआ है, Cl-, यहाँ पे क्या बचा हुआ था, Cl-। तो अब ये Cl- जाएगा किसके पास, ये जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव के साथ और वहाँ पे अटैक करके बॉन्ड बना लेगा। तो वो बनेगा हम लोग को CH3 CH2, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cl। तो फाइनली हम लोग को यहाँ से क्या बनेगा, हेलो अल्केन बनेगा। क्लियर है। तो इस मेथड से हम लोग को जानना पड़ेगा। अब यहाँ से एक चीज जो कंसेप्ट जानना है कि जब जब वो कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। क्या चीज होगा, वो रीअरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट होता क्या है कि जब जब कार्बोकैटायन वहाँ पे हम लोग को बनता है तो वो स्टेबल होना चाहता है। क्या होना चाहता है, स्टेबल। अब स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो रीअरेंजमेंट होता है। और रीअरेंजमेंट कैसे कैसे होता है, तो उसके लिए आप लोग पढ़े होंगे +H। क्या पढ़े होंगे, +H। अरे हाइपर कंजुगेशन का नाम सुने हो ना, तो वहाँ से हाइपर कंजुगेशन के अनुसार ये क्या करेगा, अपने आप को ढाल लेगा और वहीं पे जा करके शिफ्ट होगा जहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल फील कर पाएगा। थोड़ा सा कार्बोकैटायन के बारे में यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में उतना भी टफ नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको बेसिक चीज़ों को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता है कार्बोकैटायन का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए, जैसे कि मान के चले हमारे पास CH3 CH2 और यहाँ पे CH3 था। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलो CH2 और इसके पास था OH, ऐसा था। ठीक है, अभी जो लास्ट वाला जब लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे वही वाला रिएक्शन को लेकर यहाँ भी चल रहे थे। जैसे कि हम लोग इसका रिएक्शन कराते थे जैसे HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। क्लियर है।
अब यहाँ पे समझिएगा क्या होता है। सो ये जो इसके पास देखते हैं, इसके पास प्लस और इसके पास क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। क्या होता है, लोन पेयर। अब जैसे लोन पेयर देखता है पॉजिटिव चार्ज को, तो वो अपने में उसको क्या करता है, जोड़ लेता है। जैसे जोड़ता है तो यहाँ पे हम लोग को बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ से O, इधर से हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन जुड़ गया। जैसे ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड बनेगा, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा हम लोग को अनस्टेबल हो जाता है उसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो स्टेबल करने के लिए बॉन्ड को तोड़ता है, तो इसके पास जो कार्बन और ऑक्सीजन के पास वाला जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ देता है, और तोड़ता है तो अपने तरफ ले जाता है। जैसे अपने तरफ जाएगा, अब यहाँ पे समझिएगा कैसे होता है। सो यहाँ पे 3 कार्बन था, CH3 CH2 CH2। अब ये वाला बॉन्ड टूट करके उधर चल गया, तो वो निकल गया हम लोग को H2O, वाटर निकल गया। अब जैसे इसका वाला भी इलेक्ट्रॉन वो अपने तरफ खींच के गया है, तो इसके पास गरीबी आ जाएगा। अरे इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था उसमें साझा किया हुआ, उसको भी वो चुरा करके ले गया, तो इसके पास क्या हो गया, कमी हो गया। और कमी आना इलेक्ट्रॉन का, उसके ऊपर हम लोग पॉजिटिव चार्ज डालते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे पॉजिटिव चार्ज आया, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन। अब ये कार्बोकटायन में देखना है कि जब जब कार्बोकटायन बनेगा तो वहाँ पर इसका स्टेबिलिटी चेक किया जाएगा, और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो रीअरेंज कर लेगा अपने आप को। जहाँ पे हो सकता है यहाँ वाला यहाँ पे चल जाए, यहाँ वाला यहाँ चल जाए, तो वो अपने आप को जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह से दूसरे जगह अपना शिफ्ट कर सकता है। तो उस तरह के जो शिफ्टिंग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट करना। अब रीअरेंजमेंट कैसे करता है, तो यहाँ से हम लोग को जानना है हाइपर कंजुगेशन के बारे में। किसके बारे में जानना है, हाइपर कंजुगेशन के बारे में। अब सिंपल सा देखो, ज़्यादा विस्तार से हम बात नहीं कर सकते। जब हम लोग को पूरा हम लोग को लॉन्ग क्लासेस चलती रहती है, जैसे कभी देखिए आपके पास समय कम है, 2-3 महीना है, तो 2-3 महीना में हम लोग कितना ज़्यादा डीपली तो जा नहीं सकते हैं। हम लोग को जितना काम का चीज़ है उतना ही बता सकते हैं। बाकी जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे पूरे डिटेल में बात करते हैं, क्या होता है कार्बोकटायन, कैसे स्टेबिलिटी वगैरह का गेन करते हैं, क्या होता है ये मैकेनिज्म वगैरह, वो सारा कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ते ही हैं। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको भी बेसिक से समझ में आ ही जाएगा। सिर्फ समझने की प्रयास कीजिएगा, इतना तो समझ में आ गया होगा कि कार्बोकटायन कैसे बनता है। क्लियर है। अब जब कार्बोकटायन बन जाता है तो यहाँ से ये अपने आप को स्टेबल होना चाहता है, क्योंकि देखो जब भी किसी चीज़ में चार्ज आ जाता है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। हर कंपाउंड, हर मॉलिक्यूल चाहता है कि मेरे पास न्यूट्रल रहे। क्या रहे, उसके पास न्यूट्रल चार्ज रहे। मतलब उसके पास अगर किसी तरह से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो अपने आप को अनस्टेबल फील करता है, और अनस्टेबल है तो वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। तो उसी प्रकार जैसे हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, तो फिर भी ये अनस्टेबल से थोड़ा सा स्टेबल की तरफ कदम रखना चाहेगा, अगर पॉसिबल है तब। पॉसिबल है तब। तो यही हम लोग को पता करना है कि कहाँ पॉसिबल होगा और कहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। और अगर पॉसिबल होगा तो वो आखिर रीअरेंजमेंट अपना करेगा, तो करेगा कैसे, तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे जानना है। तो अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे अगर रीअरेंजमेंट है तो बिल्कुल यहाँ पे रीअरेंजमेंट हम लोग का पॉसिबल है, तो इसी चलते यहाँ पे रीअरेंजमेंट करेगा। अब कैसे समझेंगे सर रीअरेंजमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ से कंसेप्ट जानना हम लोग को हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग को देखना पड़ता है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझिए, जहाँ पर कार्बोकटायन बन रहा है, क्या चीज़ देखेंगे, कार्बोकटायन जहाँ बन रहा है उसका बगल वाला कार्बन की बात करेंगे। क्या चीज़ बात करेंगे, जहाँ पर भी कार्बोकटायन बनेगा उसका बगल वाला कार्बन को बात करेंगे, उसको बोलेंगे अल्फा पोजीशन। जैसे मान के चलिए कार्बोकटायन कहाँ बना है, इस कार्बन के पास, इसके बगल वाला चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, अगर दोनों तरफ है तो दोनों तरफ का बात करेंगे, अगर 3 साइड है तो तीनों साइड का बात करेंगे। और उसके बगल वाला जो भी कार्बन रहेगा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। जैसे कि इस वाला कार्बन के बगल वाला इसको है तो इसको बोलेंगे अल्फा, और इसको क्या बोलेंगे, बीटा। तो अभी बीटा से कोई मतलब नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे, अल्फा। अब यहाँ पे इस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन वहाँ पे मौजूद होते हैं वो सभी हाइड्रोजन को किस नाम से जानते हैं, अल्फा हाइड्रोजन के नाम से। तो अगर पूछा जाए कि ये जो प्लस है, मतलब जो कार्बोकटायन है उसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो यहाँ पर देखेंगे इसके बगल वाला अल्फा कार्बन, उसके पास मौजूद जितने भी हाइड्रोजन उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2। कितना है, 2। तो यहाँ पर हम लोग अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, अल्फा और
हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? तो अब ये अल्फा हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे। जिस कार्बोकैटायन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा मिलेगा, चाहे लेफ्ट राइट या फिर ऊपर या फिर नीचे कहीं पर भी, और अल्फा कैसे पता चलेगा? उसी के जस्ट बगल वाला कार्बन पे। अरे ऐसा भी तो संभव है ना जी, जैसे यहाँ पे कार्बोकैटायन है, इसके इधर भी कार्बन हो सकता है, इधर भी कार्बन हो सकता है, इधर भी कार्बन हो सकता है, तो ये तीनों में देखेंगे, इसको भी अल्फा बोलेंगे, इसको भी अल्फा बोलेंगे, इसको भी अल्फा बोलेंगे। तो सभी अल्फा के पास देखना है कि कितना हाइड्रोजन है, तो वही हाइड्रोजन की संख्या काउंट करना। अब जिसके पास, जिस कार्बोकैटायन के पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। कहानी समझ में आ रहा है? मतलब कि जो कार्बोकैटायन है वो वहीं पे रहना चाहेगा जहाँ पे उसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा मिलता हो। तो जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, इसके पास इस पोजीशन पे अगर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो अभी कितना मिलेगा? 2। कितना मिलेगा? अभी अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो अभी कितना मिल रहा है? 2। अब यहाँ से देखना स्टेबिलिटी, क्या कहीं और भी पॉसिबल है कि इसके अलावा अगर कहीं शिफ्ट कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज को तो क्या वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगा क्या? लेकिन ऐसा तभी देखेंगे जब उसका बगल वाला में हो। जैसे कभी भी, जैसे मान के चलो इस तरह से कार्बन 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 है और यहाँ पर जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ अगर इसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा मिलेगा, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तब, तो यहाँ वाला डायरेक्टली हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे इसके बाद इसमें अगर उसी के बगल वाला में अगर कार्बोकैटायन बन जाता है तो उसमें अगर देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अगर बढ़ रहा है उसके, इसके कंपेयर में इसका ज़्यादा। अच्छा थोड़ा सा उड़ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझिए कि ये जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन में देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन, इसकी संख्या देखेंगे और ये अपने आप को रीअरेंज करना चाहेगा, मतलब अपना जो कार्बोकैटायन था वो दूसरे को शिफ्ट करना चाहेगा और उसी को शिफ्ट करता है जो उसके बगल वाला में हो। तो इसके बगल में कौन कार्बन था? ये कार्बन। तो यहाँ पर जब कार्बोकैटायन शिफ्ट होगा तो उस समय फिर काउंट करना है कि इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा। अगर इसके कंपेयर में इसका ज़्यादा होगा तभी यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, अगर इसके तुलना में इसका बराबर या फिर उसके कम रहेगा तो उस शर्त में वो यहाँ पे शिफ्ट होने वाला नहीं है। बात को समझ रहा है? जैसे एग्जांपल के तौर पर सर पूरा समझाइए ना तो बेहतरीन समझ में आएगा। चलो समझाते हैं। यहाँ पे इसका एग्जांपल देखो, ठीक है। यहाँ पर भी देखे तो अल्फा हाइड्रोजन कितना मिल रहा था? 2। अब यहाँ पे देखो रीअरेंजमेंट कैसे होता है, तो यहाँ पे हाइड्राइड का शिफ्ट होता है। क्या होता है? हाइड्राइड का शिफ्टिंग होता है। अभी एक सब हम लोग को 11 का कंसेप्ट था, मिथाइल का भी शिफ्टिंग होता है। यहाँ पर जब स्टेबिलिटी सब का बात करते हैं यहाँ पे शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट का, तो यहाँ पे हम लोग को 4 तरीके से देखते हैं। एक देखते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग, दूसरा देखते हैं हम लोग क्या चाहिए, मिथाइल शिफ्टिंग, उसके बाद देखते हैं रिंग एक्सपेंशन, उसके बाद रिंग कॉम्प्रेक्शन। तो ये सारा कुछ अभी नहीं जानना है, ठीक। अभी सिर्फ हम लोग हाइड्रोजन को शिफ्टिंग को देख रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास बहुत ही बड़ा बड़ा रिएक्शंस के बारे में पढ़ना नहीं है। हाँ, जब आप कंपिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते तो वहाँ पे पढ़ाते हैं हम आराम से, ठीक है। और अगर समय रहता तो अभी बिल्कुल अभी ही बता देते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखो होता क्या है, हाइड्राइड शिफ्टिंग होता कैसे है। जैसे कि यहाँ पर अल्फा वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसका देखो अभी ये कितना बॉन्ड बनाया है, 3 गो, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 1 बॉन्ड यहाँ, तो कितना है 3, 1 बॉन्ड इसका खाली है। तो उसी प्रकार से यहाँ ला 1 बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा। कौन जुड़ेगा जाकर के? हाइड्रोजन। और जैसे ही वाला हाइड्रोजन, जैसे इसके पास 2 गो था, अगर ये 2 हाइड्रोजन में देखो क्या होगा सब, अगर ऐसा करे CH3 CH2 और यहाँ पे था CH2, इसके पास पॉजिटिव था, इसके पास जो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन यहाँ रह जाएगा और 1 हाइड्रोजन किसके पास चल जाएगा, इसके पास जुड़ जाएगा। तो जैसे इसके पास जाएगा तो ये 2 की जगह हम कितना हो जाएगा 3, तो इसका तो पूरा फुलफिल हो जाएगा, मतलब वो अमीर हो जाएगा। अब इसके पास देखो 2 था तो 1 तो उसके पास भेज दिए। अब बताओ इसके पास 1 को कमी हो गया बॉन्ड का, 1 2 3 को बना है, तो इसके पास अभी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ऐसा तब होगा जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनने के बाद इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके कंपेयर में ज़्यादा मिले तब। अब यहाँ पर समझो इसके पास कितना मिल रहा था अल्फा हाइड्रोजन, 2 मिल रहा था। अब चेक करते हैं इस वाला कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितना मिल रहा है। तो अल्फा किसको बोलते हैं, उसी के बगल वाला, इसको अभी क्या बोलेंगे अल्फा। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3, इस कार्बन के पास कितना है 3, तो टोटल कितना हो गया 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की काउंट करेंगे तो यहाँ पर देख रहे कितना मिल रहा है 6। इस कंडीशन पे कितना मिल रहा था 2, इस कंडीशन पे कितना मिल रहा था 6। बात को समझ आया। तो अभी जो कार्बोकैटायन ये दोनों में अगर देखा जाए तो किस रूप में वो ढलना चाहेगा। जब स्टार्टिंग में देख रहे तो बन रहा था कार्बोकैटायन ऐसा, लेकिन वो खुद में अरेंज हो जाएगा ऐसा कि जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगा वहीं पे जाकर के वो कार्बोकैटायन बनाएगा। तो जब हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा ना हो करके कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा।
बात को समझ रहे हो। अगर फिर मान के चलो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो फिर कुल मिलाकर के यही बन जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन था, लेफ्ट जोड़ो चाहे राइट जोड़ो बतिया तो एक ही रहेगा। तो इस चलते हम लोग देखते हैं कार्बोकैटायन यहाँ ना बन करके अभी कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे। और अब जो हैलाइड आएगा वो जुड़ेगा यहाँ पे नहीं, बल्कि कहाँ पे जुड़ेगा, बीच वाला कार्बन के पास। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं अभी जैसे कि यहाँ पे HCl था तो H में ये वाला कहानी करके कार्बोकैटायन बनाया, अभी इसके पास क्या मौजूद है, Cl-। अब ये Cl- कहाँ जुड़ेगा, इस वाला कार्बन पे। तो जैसे जुड़ेगा तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH CH3 और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, Cl। क्या बात को समझ रहे हो। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या बनेगा, हेलो अल्केन का फॉर्मेशन करेगा। उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा सा समझ में आया ना। चलो अब हम लोग और भी बात करते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा अगर दिक्कत उक्कत हो रहा होगा, क्योंकि देखो हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहे हैं, मान रहे हैं, इसलिए ताकि हम लोग को सिलेबस जल्दी से टाइम पे कवर हो सके। और जो पहले से थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे उसे थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ये सब चीज़ आखिर हम लोग को होता है कैसे था। बाकी अगर आप पहला बार अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए 1 के स्पीड में ही देखें। ऐसा नहीं कि बहुत लोग क्या होता है कि जल्दी जल्दी लेक्चर देखने के चलते 1.5 या फिर 2x में देखने लगता है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप नॉर्मल वीडियो को ही देखते जाइए, ठीक है। और कहीं अगर थोड़ा सा दिक्कत होता है, लगता है कि अरे ये कंसेप्ट को नहीं समझ पाए, थोड़ा सा वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, दोबारा सुनने की प्रयास कीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसा है भैया, आपको पूरा बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं पूरा नीचे लेवल से ही उठाने का, ठीक है। अब इससे और भी नीचे लेवल तो उतर नहीं सकते, उसके लिए हमें समझ चाहिए, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि सभी को समझ में आ ही रहा होगा। अच्छा एक बात और, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कम से कम कमेंट कर दिया करो यार, तभी ना पता चलेगा कि जितना हम यहाँ पे लेक्चर बना रहे हैं सच में आप लोग को समझ में आता भी है कि नहीं आता है। ऐसा उम्मीद तो कर रहे हैं कि समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी को समझ में आता है, तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा। और आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि जब आप लोग के लिए इतना वीडियो वगैरह बना रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का, और ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये फैमिली जितना बड़ा होगा उतना अच्छा से हम लोग भी यहाँ पे काम करने वाले हैं, ठीक है। लाइक किया कि नहीं किया, जल्दी से वहाँ पे लाइक करो वीडियो को। चलो अच्छा एक एग्जांपल फिर से हो जाए, ठीक है। जैसे कि हम लोग सर CH3 यहाँ पर ले लेते हैं CH2 और यहाँ पर ले लेते हैं CH2OH। बात को समझिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा से समझ में आ जाएगा इस रिएक्शन में, ठीक है। हम लोग कब कार्बोकैटायन को शिफ्ट करेंगे, कैसे कैसे हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे, ये जितना लोग पढ़ भी लिया है ना ऑर्गेनिक, उन्हें भी कन्फ्यूजन होते रहता है, लेकिन आज के बाद कन्फ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि हम विस्तार से यहाँ पे समझाने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, अगर इसको रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं HCl के साथ, क्लियर है, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, क्लियर है। हम लोग जान रहे हैं कि सर यहाँ पे H+ होगा, सर यहाँ पे Cl-। अच्छा एक चीज़ और, अभी केमिकल जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम लोग SN1 और SN2 का बात करेंगे, और SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर फिर यही सब कहानी चलेगा रीअरेंजमेंट का। तो इसी चलते आप यहीं पे अगर सीख जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं कि सर ऑक्सीजन के पास हम लोग को लोन पेयर है, क्या चीज़ है, लोन पेयर। अगर यहाँ पे लोन पेयर है तो यहाँ पे H+ जैसे देखेगा वो इसको हड़प लेगा, और हड़प लेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा सर, तो हम लोग को बनेगा CH3 कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ पर है हम लोग को CH2O, और इधर था हाइड्रोजन, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, इसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे उसके पास पॉजिटिव चार्ज दिखा वो अनस्टेबल फील करेगा और ये कार्बन वाला बॉन्ड को अपने तरफ तोड़ लेगा, और जैसे वो बॉन्ड को तोड़ेगा अब वहाँ से क्या निकल गया, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं -H2O। तो ऑटोमेटिक समझ में जाना कि यहाँ पे अगर प्लस लिखते तो वो एडिशन हो रहा है, अगर माइनस तो वहाँ से क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो बार बार यहाँ पे लिखने से बढ़िया है यहाँ पे लिख देंगे तो हम लोग को पता भी नहीं चलेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, हम लोग को बन रहा है CH3 कार्बन, यहाँ पे बन रहा है CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2, इसके ऊपर क्या चाहिए, कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे देखना है कि क्या इसका बगल वाला में अगर शिफ्ट कर देते हैं कार्बोकैटायन तो क्या वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा इसके तुलना में। अगर पॉसिबल है तब शिफ्ट करेंगे, अगर नहीं पॉसिबल है तो हम लोग शिफ्ट करने वाले नहीं हैं। अब इसको देखते हैं, अगर इस वाला कार्बन के पास देखा जाए कि अल्फा हाइड्रोजन कितना मिल रहा है, तो अगर इसके पास देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन तो इसके बगल वाला पहले कार्बन देखो कितना कार्बन दिख रहा है, एगो, अरे इधर कहीं दिखा नहीं, इधर कहीं दिखा नहीं,
तो इसके बगल वाला एक एक कार्बन दिखा। अब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या देखो कितना दिख रहा है, 2 गो, मतलब इस वाला कार्बोकैटायन को कितना अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है, 2 गो अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है। क्लियर है। चलो अगर ये हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो क्या यहाँ पे शिफ्ट होना चाहेगा, तभी होना चाहेगा जब कार्बोकैटायन यहाँ पे बना दो और इससे ज़्यादा स्टेबल हो। स्टेबल कैसे ज़्यादा होगा, जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा मिले। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलो इसके पास जैसे पॉजिटिव चार्ज वहाँ था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ जो हाइड्रोजन 2 गो था, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 गो बनाते हैं। क्लियर है। अब चेक कर लेते हैं, अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन काउंट करे तो इसका बगल वाला कौन हो जाएगा, ये वाला, और इसके बगल वाला कौन हो जाएगा, इधर। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं एक भी हाइड्रोजन है ये नहीं है, तो काउंट तो करेंगे नहीं। इधर देखो, इधर देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 गो। अरे भैया तो इसका देख रहे हैं तो अल्फा हाइड्रोजन कितना मिल रहा है, 3 गो अल्फा हाइड्रोजन। तो तुम खुद बताओ कि इसका कंपेयर में और जो पहले बना था कार्बोकैटायन उसके कंपेयर में स्टेबल ज़्यादा कहाँ है। इधर वाला जब देख रहे थे कितना अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा था, 2। जब यहाँ की बात कर रहे थे अल्फा हाइड्रोजन कितना मिल रहा है, 3। तो बताओ 2 वाला ज़्यादा है कि 3 वाला ज़्यादा है, 3 वाला ज़्यादा। तो जब कार्बोकैटायन बना होगा तो इस वे नहीं रहना चाहा होगा, वो कहाँ पे आ गया होगा, इसमें। अच्छा अभी तो समझ गए सर कि यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दिए, क्या ये वाला और भी इधर घसक सकता है क्या। देखो हम लोग तब तक घसकाते रहेंगे जब तक उसका स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ते रहे। जैसे अभी देखें एक अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गया तो उसको शिफ्ट कर दिए, आगे चलने के बाद क्या उसका अल्फा हाइड्रोजन फिर से बढ़ जा रहा है क्या, अगर और भी बढ़ेगा तो उसको और भी बढ़ाते जाएंगे और वहाँ तक लेकर के जाएंगे जहाँ उसका सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिलता हो। अगर मान के चलो अभी 2 गो मिल रहा है और आगे शिफ्ट करा रहे हैं वहाँ पर भी 2 मिल रहा है, तो वो आगे कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था। तो जब पहले है 2 था तो आगे कहाँ जाएगा, बात को समझ रहे हो। लेकिन वही अगर यहाँ पे 2 है इधर 3 है तो चल जाएगा। अभी यहाँ पे 3 था, आगे जाकर 4 मिल रहा है तो वो फिर चल जाएगा। यहाँ 4 था, आगे जाएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा 6 तो फिर चल जाएगा। लेकिन ऐसा रहा कि यहाँ पे 3 था और आगे बढ़ा रहे जबरदस्ती और वहाँ पे मिल कितना रहा, 2, तो वो ज़िंदगी में कभी भी आगे जाने वाला नहीं है। तो जैसे कि अभी फिर चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। अच्छा चलो अभी यहाँ पे CH3 हटा देते हैं, ठीक है, इसको CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन दे देते हैं। तो अभी कुल मिलाकर के इसका 3 को जो मिल रहा था इसको क्या मिलेगा, 4। थोड़ा सा अच्छा समझाने के लिए इसको एडिट कर दिया, ठीक है। चलो यहाँ पर भी हाइड्रोजन दे देते हैं, सिर्फ यहाँ पर भी क्या हम लोग को हाइड्रोजन, थोड़ा बेहतर समझने के लिए, ठीक है। चलो अभी जब इसका अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर रहे थे कितना मिल रहा था, 3, और एक इसके पास देखो ये अल्फा कार्बन था, इसके पास हाइड्रोजन भी था, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में ही आ गई होगी। अरे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 तो स्टेबल तो ये है ना। अब देखते हैं क्या और भी पॉसिबल है क्या इसका शिफ्ट कराने का। तो अगर मान के चलो ये वाला जो कार्बोकैटायन था अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए तो देखते हैं कि क्या उसका अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएगा क्या। अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक था, इसको हटा दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये वाला खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है। अब देखो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन इसके पास जितना हो रहा था उससे ज़्यादा मिला क्या। अब देखते हैं, इसके बगल वाला अल्फा कहलाता है, मतलब ये वाला अल्फा कहलाएगा, ये भी अल्फा, अरे इधर भी देख रहे अल्फा, क्योंकि डायरेक्टली तो ये तीनों कार्बन जुड़ा हुआ है। अब देखो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन काउंट करो तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, 2, इधर कितना 3, इधर कितना 3, तो 3 3 6 और 2 कितना 8। मतलब कि अभी देखते हैं इसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 8। यहाँ पे रहा कार्बोकैटायन तब मिल रहा था 2 गो, यहाँ कार्बोकैटायन आया तब मिल रहा था 4 गो, यहाँ पे आया था कार्बोकैटायन कितना मिला, 8। अब इसके बाद इधर शिफ्ट करोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, जो पहले था ना उसी प्रकार से यहाँ पर भी शिफ्ट करोगे तो फिर वही जाने, मतलब कि जो कार्बोकैटायन यहाँ पे बन रहा था वो फिर यहाँ आया होगा, यहाँ के बाद फिर यहाँ। अगर हम लोग देखने जाएंगे कि किस तरह का वहाँ पे कार्बोकैटायन मिलेगा तो कार्बोकैटायन भैया यहाँ वाला तो नहीं मिलेगा, मिलेगा डायरेक्टली कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को मोर स्टेबल हो रहा है कार्बोकैटायन। तो क्या ये समझ में आया कि कैसे कैसे हम लोग को कार्बोकैटायन को शिफ्ट करना होता है, कैसे वहाँ पे हम लोग को स्टेबिलिटी चेक करना पड़ता है। स्टेबिलिटी को चेक करते हैं अल्फा हाइड्रोजन से, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल फील करेगा, तब वो कार्बोकैटायन वहाँ पे रहेगा, तब आकर के नेगेटिव चार्ज आएगा और वहाँ पे अटैक करके बॉन्ड बना लेगा, तब वहाँ से बनता है हम लोग को हेलो अल्केन। क्या बात समझ में आया। चलो तो कुल मिलाकर के समझ में आया सर कि हम लोग के पास जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, तो इसके पास बन रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है तो अब हम लोग के पास जो यहाँ पे क्या था, Cl-,
तो वो Cl माइनस जाएगा और ये अटैक करेगा यहाँ पर, बॉन्ड बना लेगा। तो मतलब कि बन जाएगा CH3 कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, इधर बन जाएगा तुम्हारा CH3 और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, हैलोजन। हैलोजन में कौन है, Cl, तो यहाँ पे बना लेगा Cl। तो इस प्रकार से यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है जब हम लोग HX के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी भी अल्कोहल में, तो वहाँ से हम लोग को कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। जैसे जब भी हम लोग को जब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, तब जब हम लोग को कार्बोकेटायन दिखा मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो वहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि उसका स्टेबिलिटी, अगर उसका स्टेबिलिटी और भी कहीं पॉसिबल है उससे ज़्यादा, तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट करके हम लोग वहाँ पे पहले शिफ्ट कराते हैं और वहाँ पर जा करके बॉन्ड को बना पाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है समझ में आया होगा। जो पहला बार देखे होंगे, जिसको अगर थोड़ा थोड़ा उड़ रहा होगा, उड़ने की बेस क्या करना है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट बार देखे होंगे तो उसको लग रहा होगा कि कैसा कैसा कंसेप्ट आ जा रहा है, तो लोग क्या करो, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, फिर से दोबारा समझने की प्रयास करो कि आखिर हम बोले तो बोले क्या, बात को समझ रहा है। बाकी आगे हम लोग बहुत सारा रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, बहुत सारा हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो वहाँ से हम लोग ऑटोमेटिक और भी अच्छा तरीके से समझ पाएंगे। और अभी SN1 आना बाकी है, जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पे SN1 आएगा और वहाँ से और भी समझेंगे, वहाँ से वाटर के साथ रिएक्शंस करेंगे। चलो, उम्मीद है इसको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है सो। चलो, तो ये सारा कुछ था जहाँ से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे क्या चीज़, हेलो अल्केन का। हेलो अल्केन का फिर से एक बार रिकॉल कर दे क्या कि कैसे कैसे हम लोग पढ़े अभी तक। चलो एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें अल्केन के साथ, तो अल्केन वाला कैसे हुआ, जैसे RH लेते थे, यहाँ पर RH लेते थे, अरे हाइड्रोजन वहाँ पे दिखाना पड़ेगा ना, यहाँ पे कार्बन की संख्या कुछ हो दे दो लेकिन हाइड्रोजन में तो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, कुछ भी हैलोजिनेशन रिएक्शंस करते थे इन दी प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे सनलाइट, तो हम लोग को हेलो अल्किन का फॉर्मेशन हो जाता था। दूसरा हम लोग अल्किन से देखे, जैसे कि हम लोग देखे थे यहाँ पे ऐसा CH3, चलो यहाँ पे R ही लगा देते हैं, R हो गया, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें जब हम लोग HBr या फिर HCl के साथ रिएक्शंस करते थे लेकिन यहाँ पे किसी के प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, तब ये कहलाता था मार्कोवनी, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जुड़ता था जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होता था। क्लियर है? प्रोडक्ट भी लिखते चल जाओ, यहाँ पे बनेगा तुम्हारा RH। क्लियर है? और बगल में अगर तुम निकालना चाहो तो यहाँ पे HX बन जाएगा, और यहाँ पे जोड़ोगे तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा RCH, यहाँ पे बनेगा तुम्हारे पास Br और यहाँ पे CH3। क्लियर है? फिर थर्ड हम लोग देखें इसी का एंटी मार्कोवनी, तो वहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पर भी हम लोग HBr या फिर HCl लेते थे लेकिन यहाँ पे किसी का प्रेजेंस, और किसका प्रेजेंस लेते थे, पर ऑक्साइड का। किसका लेते थे? पर ऑक्साइड। तो ये बन जाता था एंटी मार्कोवनी, और एंटी मार्कोवनी का जो प्रोडक्ट बनता था, यहाँ पे जो Br बन रहा अभी कहाँ बनेगा, यहाँ पे, तो इसका प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो बनेगा RCH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, Br। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखे थे हैलोजन का एक्सचेंज रिएक्शन, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे R, जैसे कि यहाँ पे Cl है, इसमें अगर हम लोग को फ्लोरीन लाना है तो फ्लोरीन को लाने के लिए हम लोग लेते थे क्या चीज़, AgF, और यहाँ पर हम लोग के किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में, तो यहाँ से हम लोग को बन जाता था RF। क्लियर है? और यहाँ पे बगल में निकाल देना Ag, अगर Cl लिया है तो Cl बन जाएगा। पांचवा देखा था कि उसी तरह से RCl या फिर RBr ले लो, उसमें अगर आयोडीन जोड़ना है तो उसके लिए हम लोग ले लेते थे NaI, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। तो यहाँ से हम लोग को बन जाता था Ri प्लस यहाँ पे बन जाता था NaCl। क्लियर है? और हम लोग जानते हैं कि ये दोनों नेमिंग रिएक्शन है, ये दोनों भी नेमिंग रिएक्शन है। इसको बोलते हैं मार्कोवनिक, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोवनिक। जब फ्लोरीन यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, और जब आयोडीन यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं फिंकल-अस्टीन रिएक्शन। क्लियर है? तो ये चारों हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है। उसके बाद छठा हम लोग बात किए कहाँ से, एल्कोहल से। तो जब हम लोग एल्कोहल का यूज करते हैं और यहाँ से अगर हम लोग यूज करते हैं ROH मतलब एल्कोहल, और वहाँ पे हम लोग किसके साथ कर देते हैं, PCl3 के साथ, तो हम लोग को क्या होता है, 3 बार इसको लेना पड़ता है, 3 बार हम लोग को RCl बनता है, और ये 3 बार OH जा करके किसके साथ जुड़ जाता है, फास्फोरस के साथ। तो यहाँ से हम लोग को बनता था RCl 3 बार, और यहाँ पे हम लोग को P मतलब कि डायरेक्टली लिख दो, यहाँ पे H3PO3 बनता है। उसके बाद सातवां जो प्रिपरेशन देखे उसमें फिर से हम लोग एल्कोहल लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग PCl5 का यूज करते थे। तो एक एल्कोहल के हटा कर यहाँ पे एक ही को लेता था। जैसे PCl3 में तीनों हाइड्रोजन हट जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 मतलब कि क्लोरीन हटता है, और एक जा करके OH को हटाता है, एक को कहाँ चल जाता है, हाइड्रोजन के साथ प्रोडक्ट बना देता है। तो यहाँ से जो हम लोग को बनता था वो RCl बनता था और HCl बनता था, और प्लस में यहाँ पे P और 3 गो क्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, तो बना लेता था यहाँ पे POCl3।
उसके बाद 8वां जो देखे उसमें हम लोग देखे कि ROH लेते थे, मतलब अल्कोहल। इसमें अगर हम लोग SOCl2 का यूज करते हैं, ये सबसे बेस्ट मेथड है हम लोग का, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सबसे बेस्ट मेथड क्या है हेलो अल्केन का फॉर्मेशन करने के लिए, तो उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, SOCl2 का। तो यहाँ से हम लोग को क्या बनता था, तो RCl बनता है, यहाँ से SO2 बनता है और क्या बन जाता है, HCl, और ये दोनों का दोनों गैस होता है, इसी चलते ये लोग उड़ जाता है, बचता है सिर्फ ये वाला। उसके बाद फिर से हम लोग एल्कोहल में क्या देखे थे कि ROH लेंगे, यहाँ पर कोई भी हैलोजन लेंगे। अच्छा थोड़ा सा PDF में सुधार लेना, वहाँ पे HCl या फिर कुछ लिखा है HX, उसको मिटा करके क्या लिख देना, वहाँ पे X2 ही रहने देना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यही वाला लिखना। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, रेड फास्फोरस, क्या लेते हैं, रेड फास्फोरस। तो यहाँ पे बन जाता है हम लोग को RX, और प्लस में बगल में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, उधर लिखो या ना लिखो, क्लियर है। तो ये सारा कुछ हम लोग देखे एल्को। अच्छा एक तो और भी पढ़े जी, अभी भी पढ़े ना 10वां में, क्या देखे हम लोग कि जब ROH को जब हम लोग HX के साथ या फिर डायरेक्टली हम लोग बोल देते हैं, अच्छा चलो लिख ही दे दो HX के साथ, और यहाँ पर ले लेते थे ZnCl2, तो यहाँ पे हम लोग को बनता है RX, और प्लस में हम लोग को वहाँ पे वाटर निकलते रहता है, क्या चीज़ निकल जाता है, वाटर। और यहाँ पर हम लोग को देखते हैं कार्बोकैटायन बनता है, इसी चलते यहाँ पर रीअरेंजमेंट पहले करा लेना पड़ता है। और रीअरेंजमेंट कैसे होता है अभी अभी समझाएं, अरे समझ में आया ना। तो हम लोग कुल मिला करके कितनी टाइप्स का रिएक्शंस देखे, 10 गो, मतलब 10 तरीका यूज करके हम लोग हेलो अल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये 10 का 10 मेथड्स आपको आना चाहिए। जब तक ये 10 मेथड्स आप नहीं जानेंगे तो आगे का केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब आगे का चैप्टर समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये सभी रिएक्शंस को आप कोशिश कीजिएगा आज याद कर लेने के लिए। तो इसी प्रकार देख रहे हैं, एक कॉपी में लिख लिए, इसको और भी बेहतर तरीके से क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन भी याद कर लेना है। इसको हम लोग बोलते हैं मार्कोवनिक, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोवनिक, ताकि हम लोग को लिखने के लिए आएगा स्टेटमेंट तो वहाँ पे घबराना नहीं है। बाकी जब AgF का यूज करते हैं तो ये बनता है स्वार्ट्स, और जब हम लोग NaI का यूज करते हैं तो ये हम लोग को कहलाता है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। उसके बाद ये सब हम लोग को कोई भी नेमिंग रिएक्शंस कहलाता नहीं है। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो चलो इतना अगर क्लियर है तो यही होता था सिर्फ हम लोग को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग को थोड़ा सा हट के लगा होगा कार्बोकैटायन वाला, उम्मीद करते हैं उसको दोबारा जब आप देखेंगे तो पूरा बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और आखिर हम कहना क्या चाह रहे थे तो उसका स्टेबिलिटी वगैरह कैसे चेक करते हैं वो सारा कुछ आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा और भी, जैसे हम लोग ऑफलाइन में जब पढ़ाते थे इसको पूरा एक लेक्चर्स को लेकर के समझाते हैं कार्बोकैटायन के बारे में, पूरा एकदम मस्त हम लोग एग्जांपल दे करके समझाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आपको समझ में आ गया होगा, आपके पास वीडियो है ना, तो आपको उसको बार बार देख करके समझ सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, एक बात को ही हम लोग 4-5 बार बोलना पड़ता है, लेकिन वीडियो में ऐसा नहीं, एक बार बोल दिए उसी को बार बार आप सुनते रहिए, बतिया तो वहीं पहुँच जाएगा। चलिए ये सारा कुछ हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है, जैसे हम लोग देखो सबसे पहले समझिए कि हम लोग को जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किए थे, अच्छा ये सब ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रोक करके कहीं पे एक पेज में लिखते चल जाना रफ कॉपी में, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो हम लोग शुरू किए थे वो किस तरह से शुरू किए थे, उसको जो पढ़ रहे थे वो पढ़ कैसे कैसे हम लोग रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, जब भी हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए तरीका हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 है। कितना टाइप का पढ़ेंगे, 4, जिसमें से हम लोग पढ़ते हैं उसका इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, जिसमें आप लोगों को पहले बताया था ना कि जिस चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन, हेलो अल्केन होता क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका आइसोमेरिज्म कैसे होता है, इसका टाइप कितना कितना होता है, ये सारा कुछ नाम लिखने के लिए जो सिखाए थे वो सारा कुछ कहाँ पे जाता है, इंट्रोडक्शन, जो कि हम लोग बहुत पहले ही हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। क्लियर है? उसके बाद सेकेंड में जो हम लोग को पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या होता है सर, तो यहाँ पर हम लोग हेलो अल्केन ही क्या, जो भी कंपाउंड, जैसे मान के चलो अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, हेलो अरीन, तो हेलो अरीन का कैसे फॉर्मेशन करेंगे, वही चीज़ हो जाता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो सभी चीज़ में उसी तरह से इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे कि उसको क्लासीफाई वगैरह करेंगे, उसका नाम लिखना सीखेंगे, उसका आइसोमेरिज्म देखेंगे कौन कौन शो करता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसमें हम लोग इसको भी क्या कर लिए, कवर कर लिए।
तो सर हम लोग 4 टाइप का इसको पढ़ते हैं, जिसमें से हम लोग पहला और दूसरा हम लोग कवर कर लिए। अब जानना है तीसरा क्या है। तो यहाँ से हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका डेंसिटी, उसका सॉल्युबिलिटी। तो ये सब हम लोग को कंसेप्ट आता है यहाँ से। जैसे जब भी हम लोग किसी कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो उसका हम लोग प्रॉपर्टी को जानते हैं, क्या आखिर उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो उसका 2 तरीका का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, एक फिजिकल जो बाहरी तरीके से उसका हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि वो कैसा रंग रूप है कि नहीं है, वो कैसा हम लोग को गंध वगैरह देता है, प्लस में वहाँ पर देखते हैं कि वो सोल्यूबिलिटी जो होता है वो कहाँ कहाँ पे सोल्यूबल होता है, इसका डेंसिटी वगैरह क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यही सब हम लोग उसका क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका क्या चीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब टारगेट है इसी को पढ़ना, ठीक है। अब ये बहुत ही छोटा है, आज के ही वीडियो में इसको सलटा देते हैं, क्लियर है। उसके बाद कल से जो हम लोग शुरू करेंगे वो इसका लास्ट जो है हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टी, और जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग किसका ये छोटा सा चीज़ है हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको भी हम लोग क्या करेंगे समझ लेंगे, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, थोड़ा सा ठंडा दिमाग होने लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए, उसके बाद फिर से लेक्चर्स को देखिए, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा हम भी थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं। चलिए तो इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ये बहुत ही छोटा पोर्शन रहता है, ठीक है। कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लेता है। ध्यान रखिएगा, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, जो यहाँ पे भी बताने वाले हैं। क्या क्या आता है वहाँ से, कभी कभी डायरेक्टली पूछ देगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ पूछेगा सोल्यूबिलिटी कि किस में वो सोल्यूबल होगा, किस में वो घुलेगा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बता ही दिए। उसका फिर हम लोग पूछता है डेंसिटी, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं किसका, हेलो अल्केन का, पहले लिख लिए ताकि हम लोग को समय बच जाए, ठीक है। चलिए नोट्स में थोड़ा विस्तार से लिखा हुआ है, यहाँ पे क्विक हम लोग समझाने के लिए कर रहे हैं, नोट्स लिखिएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 चीज़ जो होता है, 2 कार्बन का क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा रहेगा, मतलब क्लोरोइथेन, और 1 कार्बन और 1 कार्बन का ब्रोमीन, और क्या चीज रहेगा यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ, मतलब कि क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन, और 1 और 2 कार्बन का वो भी किसका, क्लोरीन का। तो यही 3 को ऐसे कंपाउंड होते हैं जो गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में। और यहाँ पर जितने भी हेलो अल्केन होता है सभी कलरलेस होते हैं, मतलब उसका कोई भी रंग होता नहीं है, ठीक है, वो कलरलेस होते हैं। अब यहाँ पे जानना है कि कौन हम लोग को लिक्विड में होता है, कौन गैस में होता है, और कौन हम लोग को सॉलिड में रहता है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि 1 कार्बन का क्लोरीन वाला और ब्रोमीन वाला हम लोग को क्या होता है, कलरलेस गैस होता है, और सिर्फ 2 कार्बन वाला क्लोरीन वाला हम लोग को क्या होता है, कलरलेस गैस होता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, हालांकि कहीं पूछेगा नहीं, फिर भी जान के रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 2 कार्बन के अलावा जितना भी आगे हम लोग बढ़ेंगे, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन से लेकर के कहाँ तक, C18 तक, मतलब 18 गो कार्बन का मेंबर तक हम लोग देखेंगे हेलो अल्केन। तो सभी का सभी किस फॉर्म में पाए जाएंगे, लिक्विड के फॉर्म में। और पहले बता दिए ये सभी का सभी कैसा रहेगा, कलरलेस, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे गैस में हो, चाहे वो लिक्विड में हो। उसी प्रकार से जब C18 के आगे चल जाएंगे, मतलब कार्बन की संख्या कितना हो जाए, 19 हो जाए, 20 हो जाए, 21 हो जाए, उतना लंबा चेन का जब हम लोग हेलो अल्केन देखेंगे तो वो सभी के सभी किस फॉर्म में पाए जाएंगे, सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग समझ में आ गया कि सर 1 कार्बन वाला क्लोरीन और ब्रोमीन वाला हम लोग को क्या रहेगा, कलरलेस गैस के फॉर्म में रहेगा, और सिर्फ 1 और देखेंगे क्या, 2 कार्बन वाला जिसमें क्लोरीन लगा रहेगा, वो भी कैसा रहता है, कलरलेस गैस होता है। 3 को देख लिए। बाकी देखेंगे कि कार्बन 18 की संख्या तक हम लोग को किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म पे। बाकी 18 से ज़्यादा जितने भी पाए जाएंगे वो सभी के सभी किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड के फॉर्म में। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे जाते हैं सॉल्युबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल हम लोग को पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पूछेगा कि कौन वाटर में सॉल्युबल होगा और कौन हम लोग को नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड है हेलो अल्केन में, वो भी फ्लोरोमीथेन। क्या है, 1 कार्बन का हम लोग फ्लोरीन जुड़ा रहेगा। तो वैसे हेलो अल्केन हम लोग सिर्फ और सिर्फ पानी में डिजॉल्व होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन होता है कि जो फ्लोरीन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और वाटर में जो हाइड्रोजन होता है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है।
सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में कुछ पढ़े होंगे फ़ोन करके कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में यही 3 गो एलिमेंट, जिसमें से सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ये 3 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचने की पावर सबसे ज़्यादा है पूरा पीरियोडिक टेबल में। 118 एलिमेंट में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसे एलिमेंट है जिसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है। सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद किसका, नाइट्रोजन। तो अगर यदि कभी भी कोई भी कंपाउंड में ये तीनों चीज़ दिख गया और ये तीनों के बीच में अगर हाइड्रोजन कहीं से दिखाई दिया, मतलब जैसे मान के चलो फ्लोरीन 2 गो आ गया और दोनों फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। उसके बाद अगर मान के चलो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है, ये तीनों में से कुछ भी दिख जाए 2 गो, चाहे सेम 2 गो हो जाए या फिर अलग अलग 2 गो आ गया, उसके बीच में कहीं पर भी हाइड्रोजन दिखा तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिससे उन लोग एक दूसरे में चिपक जाता है, इसलिए बोलते हैं कि वो उसमें जाकर के घुल गया। किसी चीज़ में चिपकना मतलब उसमें घुल जाना। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे हेलो अल्केन में तो एग्जाम्पल किसका लिया गया, फ्लोरोमीथेन का। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर देते हैं CH3F, ठीक है। इसको जब पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद देखो होता क्या है, जैसे पानी का हम लोग जानते हैं कि H2O, क्या जानते हैं H2O, तो उसका कुछ हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे, अरे इसी ना लिखेंगे। अब यहाँ पर वाटर कर लेंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि एक वो हाइड्रो मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारा होगा वहाँ पे। तो मान के चलो भी 2 का एग्जांपल लिख करके देख रहे हैं। अब देखो इस हाइड्रोजन का और इस ऑक्सीजन का, जानते हैं कि जो हम लोग को वाटर होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब सर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होता है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव होता है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव होता है। कैसे होता है, ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, जिसके वजह से इसका जो बॉन्ड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने तरफ शिफ्ट करके रखता है। इस वजह से इसमें गरीबी आ जाता है, तो इसी चलते लिखते हैं क्या चीज़, पॉजिटिव, और उसके पास अमीरी हो जाता है जिसके वजह से उसमें नेगेटिव लिखते हैं। ये सब तो छोटा छोटा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका है, फ्लोरीन का। अब देखो ये अगर जब इसको पानी में डालते हैं फ्लोरोमीथेन का तो यहाँ पे वाटर में होता है क्या, हाइड्रोजन है, सो इधर देखो फ्लोरीन और इधर क्या है, वाटर में ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में देख रहे हैं, अगर हाइड्रोजन 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन होना चाहिए, या तो फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर यही तीनों 2 गो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं उसके दोनों तरफ देख रहे हैं कि दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये दोनों के बीच में कौन आ गया, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। उसी प्रकार से यहाँ पे फ्लोरीन हाइड्रोजन, अरे इससे भी तो बना लेता होगा, अरे इससे भी तो बनाता होगा, इससे भी तो बनाता होगा, और भी बहुत सारे वाटर का मॉलिक्यूल है, तो सभी उसको पकड़ के रखता है जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। और इस तरह का जो बॉन्ड बनता है इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो यहाँ पे सिर्फ जानना है कि कौन किस में सोल्यूबल होता है। ऑप्शन में दे देगा बहुत सारा, क्लोरोमीथेन, अरे देगा कि नहीं, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, बताओ इनमें से कौन वाटर में डिजॉल्व होता है। तो वाटर में डिजॉल्व सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, फ्लोरोमीथेन होता है। किस वजह से, इसका पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अगर इसके सामने हम लोग को क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, अरे भैया इन लोग का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ये नहीं, लेकिन से ज़्यादा तो इन लोग का है, तो इन लोग के पास उतना टेंडेंसी ही नहीं होता है कि जो इन लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सके। इस वजह से इन लोग वाला जो कंपाउंड होता है उन लोग वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। और इसका भी बहुत बड़ा बड़ा जब हम लोग चेन वाला ले लेंगे एक कार्बन से ज़्यादा तो उसका भी टेंडेंसी हम लोग को घट जाता है, जिसकी वजह से उन लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एक कार्बन का जब फ्लोरीन वाला हम लोग कंपाउंड लेंगे हेलो अल्केन, तो वो हम लोग को कहाँ डिजॉल्व होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है। किसके कारण, तो वहाँ पे देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था इसका हम लोग सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट। अब रहा बात कि सर जब हम लोग इसके बारे में तो डिसाइड कर लिए कि ये कहाँ पे डिजॉल्व होगा, बाकी जितना कंपाउंड रहता होगा वो आखिर घुलता होगा किसी चीज़ में, तो वो किस में घुलता है, तो वो सभी के सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाकर के डिजॉल्व होता है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जब बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग को बहुत सारा कुछ कंसेप्ट आता है। कौन कौन, तो वहाँ पर हम लोग बेंजीन आता है, कौन आता है, बेंजीन। उसी प्रकार से आता है हम लोग को टॉल्विन। तो उस सभी चीज़ में हम लोग को क्या होता है, बाकी सब जाकर के डिजॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझे कि जो हेलो अल्केन का कंपाउंड होगा वो किस में जाकर के घुलेगा। सिर्फ यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा किसके बारे में, फ्लोरोमीथेन के बारे में, कि ये हम लोग को सॉल्यूबल होता है किसमें, वाटर में। किस वजह से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और इसके पीछे रीजन क्या है कि हाइड्रोजन जो होता है वाटर का वो 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है जिसकी वजह
से उसी में जा करके घुल जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब जब हम लोग सॉल्युबिलिटी जान गए और उसका नेचर देख लिया कि वो किस अवस्था में रहेगा, वो उसका स्टेट कि गैस में रहेगा, कि हम लोग लिक्विड में रहेगा, कि उसका हम लोग सॉलिड में रहेगा। अब यहाँ से हम लोग को जानना है उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या जानना है? बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट में फिर हम लोग देखेंगे उसका डेंसिटी। बस खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला लेक्चर में। ठीक है, चलो। थर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट में कैसे कैसे हम लोग को काम करना है। सो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कार्बन की संख्या। क्या चीज़ देखना है? कार्बन की संख्या। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब सर कि जब हम लोग एक कार्बन की संख्या देखेंगे और 2 कार्बन वाला जब हम लोग हेलो अल्केन देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा? 2 कार्बन वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। और इसको दूसरे लैंग्वेज में ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, तो उसका हम लोग को क्या देखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे सबसे पहले समझो कि बॉइलिंग पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ से एक कंसेप्ट आ रहा है सर बार बार, मॉलिक्यूलर मास। क्या चाह रहा है? मॉलिक्यूलर मास। अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इसके बारे में बताने की तो आवश्यकता नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे होता है क्या है कि हम लोग देखते हैं कि जितना कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? मास भी बढ़ेगा। अरे भैया अब 2 कार्बन है तो इसका देखेगा तो 12 12 24 होगा। अरे यही ना होगा। वही अगर मान के चलो 3 कार्बन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 कार्बन का 12 होता है तो 3 का कितना हो जाएगा? 12 3 36 हो जाएगा। तो इसका 36। तो देख रहे हो मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है। तो जितना कार्बन की संख्या बढ़ेगा उतना उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। तो इसको मॉलिक्यूलर मास के जैसे डिफाइन करो या फिर इसका कार्बन की संख्या के अनुसार डिफाइन करो। तो इससे कंसेप्ट समझ में आता है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाए या फिर जिसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाए, कार्बन की संख्या बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसका क्या होगा? मास बढ़ेगा। तो जिसका मास ज़्यादा उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आया सर कि कार्बन की चेन बढ़ा दो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे कार्बन का चेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका? बॉइलिंग पॉइंट। जितना कार्बन की संख्या बढ़ाओगे, और इसका ये भी बोल सकते हो कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट का, कि जितना ज़्यादा तुम बढ़ाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब ये तो समझ में आ गया सर। अगर इसका ट्रेंड अगर देखा जाए तो अरे एक बार दिखा देते हैं यार। CH3 यहाँ पर ले लेते हैं, ब्रोमीन ले लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 यहाँ पर ब्रोमीन, फिर मान के चलो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर ब्रोमीन। अब बताओ तो किसमें ज़्यादा हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट होगा? ऑब्वियस सी बात है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो सबसे ज़्यादा मास किसका होगा? उसका होगा। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक कंडीशन पे फंसने के चांसेस है। कैसा बताते हैं? CH3 फ्लोरीन, CH3 क्लोरीन, CH3 ब्रोमीन, CH3 आयोडीन। अब अगर इसमें पूछा जाए जैसे कि मान के चलो इसको बोल दिए A B C D, अब बता तो हम लोग का किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? फिर कंसेप्ट में समझ में आना चाहिए। कार्बन की संख्या कौन करो? सब हम देखेगा कितना दिख रहा है? 1। तो भैया कार्बन की संख्या के अनुसार तो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो दूसरा कंसेप्ट याद रखना कि अरे बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग मॉलिक्यूलर मास को भी देखा करते थे। तो इसका मतलब जितना हाइड्रोजन है उतना इसमें भी है, जितना कार्बन है उतना इतना में। बदल कौन रहा है? हैलोजन। और हैलोजन देख रहे हैं कि इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो जिसका मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। और हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में उसका मास क्या होता है? बढ़ता है। उसका साइज बढ़ाएगा तो उसका मास भी बढ़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में मास किसका ज़्यादा? आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन का। तो यहाँ पे अगर बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बोलेंगे तो बोलेंगे D का ज़्यादा, C का ज़्यादा, उसके बाद किसका? B का, उसके बाद किसका? A का। उम्मीद है अब तो समझ में आ गया होगा। अगर ये सारा कुछ हम लोग समझ गए तो अब हम लोग को एक और यहाँ से सवाल पूछता है, वो रहता है उसका आइसोमेरिज्म से रिलेट करके, कि आइसोमेरिज्म वाला कंडीशन जब आ जाए तो उस समय उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना है, जैसे हम लोग 5 मेंबर का यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं ये सब? अरे समझ में आ गया होगा यार, इतना आसान चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो क्या आएगा? सो बताओ। जैसे यहाँ पे समझना आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट में भी कि हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट फंसा देता है कभी कभी। जैसे कि 5 कार्बन का देते हैं CH3 CH2 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 Br 1 2 3 4 5 CH3 CH CH3
CH2 और यहाँ पे Br, और एक और दे देते हैं CH3 कार्बन, CH2 और यहाँ से Br। सभी में देखो कार्बन की संख्या सेम है, इसमें भी कार्बन की संख्या सेम है, जितना ब्रोमीन है उतना ही सभी में ब्रोमीन है। अगर यदि यहाँ पे मोलिकुलर मास किस, देखो अभी तक हम लोग डिफाइन क्या कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे कि मोलिकुलर मास देखो तो उसके बेसिस से डिफाइन कर दो कि जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ भैया देख लो कार्बन की संख्या सभी सेम है, अगर इसका मोलिकुलर मास निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, सभी का क्या मिलेगा, सेम। सर ये तो फेलियर हो गया। फिर रहा बात कि सर कार्बन की संख्या कौन कर लेते हैं, अरे भैया कार्बन की संख्या सेम है तभी तो उसका क्या हो रहा है, मोलिकुलर मास सेम हो रहा है। मतलब सर जितना भी आप कंसेप्ट बताए थे वो सारा कुछ तो फेलियर हो गया। लेकिन अभी भी बोल दिया यहाँ पे कि ये वाला है ए, ये वाला है बी और ये वाला है सी। अब बताओ किसका मोलिकुलर मास ज़्यादा, मतलब कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो सर हम लोग तो दोनों चीज़ में फंस गए, ना यहाँ पे कार्बन की संख्या कम और ज़्यादा है और ना ही यहाँ पे मोलिकुलर मास की संख्या मतलब कि वैल्यू हम लोग को कम और ज़्यादा है। तो सर अब कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और किसका कम होगा। तो अब यहाँ से हम लोग देखें कि इस तरह का जब कंसेप्ट आता है तो ये सब आपस में क्या है, आइसोमर तो चेक करने के लिए आता ही होगा, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म के कंडीशन पे बताया गया कि जिसमें ज़्यादा ब्रांच आ जाए, क्या चीज़ है, जितना ज़्यादा ब्रांच उतना कम उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब सर इस वाला में देख रहे थे एक भी ब्रांच नहीं है, सबका सब काउंट होगा। इसमें देखेंगे सर तो लॉन्गेस्ट कार्बन ये वाला होगा और एक ब्रांच निकल जाएगा। इसमें देख रहे हैं सर लॉन्गेस्ट कार्बन और 2 ब्रांच निकल जाएगा। मतलब ब्रांच की संख्या जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओ उतना कम उसका क्या होते जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब सर ए वाला का ज़्यादा होगा बी से और सी वाला का क्या होगा, सबसे कम। मतलब जितना ज़्यादा ब्रांच उतना कम क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्या समझ में आ गया। तो इतना सारा कंसेप्ट था जिसका हम लोग का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, क्या चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट का। अब हम लोग को जानना है डेंसिटी। क्या जानना है, डेंसिटी। देखो अभी तक हम लोग क्या थे, फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टी में समझ में आया कि सर सबसे पहले तो उसका स्टेट जानना पड़ता है कि वो किस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो वहाँ पे हम लोग पता कर लिए कि कैसे कैसे वो अवस्था में पाया जाता है और वो किसका रंग कैसा होता है। तो सारा का सारा यहाँ पे कलरलेस मिल रहे थे। और वहाँ पे देखे एक कार्बन का ब्रोमीन और आयोडीन वाला हम लोग को क्या मिल रहा था, कलरलेस गैस। और जिसमें से 2 कार्बन वाला क्लोरीन ले रहे थे तो वो भी हम लोग को कलरलेस गैस था। उसके बाद हम लोग देखे कि 2 कार्बन से ज़्यादा और 18 तक का कार्बन में जितने भी हम लोग को हेलो अल्केन रहेगा वो सभी के सभी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वो भी कलरलेस। उसके बाद C18 से ज़्यादा जितना भी होगा सभी के सभी गैस अवस्था मतलब कि सॉलिड अवस्था में होंगे और वो भी कलरलेस। ये था उसका स्टेट। उसके बाद देखे उसका बॉइलिंग पॉइंट, और सॉरी उसका हम लोग देखे क्या चीज़, सबसे सेकंड में क्या देखे, सेकंड में हम लोग सोल्यूबिलिटी देखे। और सोल्यूबिलिटी में हम लोग कंसेप्ट देखे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट। उसमें हम लोग देखे फ्लोरोमीथेन वाला ही एकमात्र ऐसा एग्जांपल है जो वाटर में सोल्यूबल होता है। बाकी जितना कोई रहता है वो सभी का सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, जैसे कि बेंजीन, टॉल्विन, ये सब में हम लोग को जाकर के डिजोल्व होता है। अब रीजन रहा कि आखिर फ्लोरोमीथेन क्यों वहाँ पर डिजोल्व होता है पानी में, बाकी सब क्यों नहीं होता। क्योंकि जो फ्लोरीन होता है उसके पास टेंडेंसी होता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद हम लोग देखें बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में देखें कि जितना ज़्यादा कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओ उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। उसके बाद देखें दूसरा कंसेप्ट कि जब हम लोग को कार्बन की संख्या सेम हो जाए उसमें हैलोजन के जो हम लोग को हैलोजन रहेगा वहाँ पे वो अलग अलग लगा दिया जाए तब। तो वहाँ पर देखें मोलिकुलर मास के अनुसार देख लो, जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब रहा बात कि सर आइसोमेरिज्म का कंडीशन आ जाता तब वहाँ पर देखेंगे तो फॉर्मूला भी सेम मिलेगा, उसका मोलर मास भी सेम मिलेगा। तब कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसमें बताया गया कि जितना ज़्यादा ब्रांच उतना कम उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब जिसमें एक भी ब्रांच नहीं उस ज़्यादा होगा, जिसमें 1 ब्रांच उससे कम होगा, जिसमें 2 ब्रांच उससे कम होगा। तो ये सारा हम लोग कंसेप्ट पढ़ लिए किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। अब जो हम लोग चौथा जो पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे डेंसिटी का। किसका देखेंगे, डेंसिटी का। अब ये डेंसिटी क्या होता है, घनत्व। और डेंसिटी का जो फॉर्मूला आप देखे होंगे वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ से चर्चा करना है कि जिसका ज़्यादा मास उतना ज़्यादा क्या होगा, डेंसिटी। और जितना मान के चलो मास सेम है लेकिन उसका वॉल्यूम हम लोग को ज़्यादा है, तो ज़्यादा वॉल्यूम तो कम क्या होगा, डेंसिटी। कम वॉल्यूम तो उसका डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम लोग 2 कंसेप्ट से देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओ। क्या देखेंगे,
कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओ। अगर कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओगे तो बताओ उसका मास कम होगा कि ज़्यादा होगा? मास ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। एगो कार्बन और 2 कार्बन और 3 कार्बन, ज़्यादा किसका है? 3 कार्बन वाला। इसका मतलब सर अगर कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो उसका डेंसिटी भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। अभी यहाँ पे मास और वॉल्यूम दोनों में देखेंगे, लेकिन ज़्यादा मेन फैक्टर कौन देखता है? मास। मास को सबसे पहले देखेंगे, मास बढ़ रहा है तो भैया डेंसिटी भी बढ़ेगा, वॉल्यूम को कम देखते हैं, ठीक है। तो कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे इससे तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो उसका हम लोग को क्या होगा? डेंसिटी भी बढ़ेगा। उसके बाद अगर यदि मान के चलो, उसके बाद क्या देखना है? उसका वॉल्यूम देखना है। क्या चीज़ देखना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे हम लोग फंसेंगे? सो देखो, जब हम लोग आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्या चीज़ देखेंगे? आइसोमेरिज्म का। यहाँ पर वॉल्यूम वाला कहानी जाकर के फंस जाओगे। यहाँ से तो मास वाला डिसाइड कर ही लोगे यार। मान के चलो कार्बन की संख्या सेम कर दे, हाइड्रोजन अलग अलग जोड़ दे, तब भी तो मास तो डिसाइड कर ही लेता था कि जितना हम लोग को नीचे वाला रहेगा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा उसका मास रहेगा। तो इसका मतलब मास वाला कंसेप्ट तुम समझ गए हो। अगर सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए तब कैसे जवाब दोगे कि उसका डेंसिटी क्या होगा? जैसे अभी 3 आइसोमेरिज्म वाला कंसेप्ट बताया था ना, उसी प्रकार से मान के चलो अभी 5 वाला देखो, हाइड्रोजन तुम लोग खुद से लगा लेना। हाँ, 1 2 3 4 5, और इधर लगा देते हैं मान के चलो ब्रोमीन, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 5, और यहाँ पर लगा देते हैं ब्रोमीन, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ब्रोमीन। अब बताओ कि इन तीनों में से किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा? सर मास को पहले देखेंगे। अरे भैया सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मिलेगा, मास भी सेम मिलेगा, बताओ इससे जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अब जाएंगे किस में? वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? तो अब यहाँ पे उल्टा चलना कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका डेंसिटी कम, और जिसका वॉल्यूम कम उसका डेंसिटी ज़्यादा। सर वॉल्यूम कैसे डिसाइड करेंगे? जो ज़्यादा फैला हुआ रहेगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। इसका मतलब इसका देख रहे हैं तो इतना लंबा, इसका देख रहे हैं छोटे को, इसका देख रहे हैं और भी छोटे को। इसका मतलब सर इसका जब वॉल्यूम मेजरमेंट करेंगे इसका ज़्यादा मिलेगा इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। इसका मतलब सर जितना ज़्यादा ब्रांच बढ़ता है ना तो उसका वॉल्यूम साइज क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। साइज घटना मतलब वॉल्यूम घटना, वॉल्यूम घटना इसका मतलब डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब सर अब जितना ज़्यादा हम लोग ब्रांच बढ़ाते जाएंगे उस कार्बन में उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? डेंसिटी बढ़ते जाएगा। लेकिन वही जब बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट देख रहे थे, जितना ज़्यादा ब्रांच बढ़ा रहे थे तो उतना हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट घटते जा रहा था, और डेंसिटी केस में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जितना कम वॉल्यूम मतलब कि जितना ज़्यादा ब्रांच उतना कम उसका वॉल्यूम, और जितना वॉल्यूम कम उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? डेंसिटी। उम्मीद है सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखे थे, बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट। बॉइलिंग पॉइंट में देखे कि मॉलिक्यूलर वेट का क्या चीज़? मॉलिक्यूलर वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्लियर है? उसके बाद फिर देखे थे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का, वो हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम का। किसका था? वॉल्यूम का। अरे हम लोग को जिसमें ब्रांच नहीं आता था उसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रहता था, और वैसे भी देखा था जितना ज़्यादा ब्रांच बढ़ रहा था उसका हम लोग को क्या हो रहा था? बॉइलिंग पॉइंट भी घट रहा था। इसका मतलब यही इतना रिलेशन हुआ, मॉलिक्यूलर वेट और उसका वॉल्यूम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। कौन? बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अभी बात कर रहे हैं उसका डेंसिटी का, तो डेंसिटी क्या हो रहा है? मोलर वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो रहा है बिल्कुल, लेकिन जैसे डेंसिटी का है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम में हम लोग को क्या हो जा रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ लिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। एक कंसेप्ट और भी बताएंगे डायपोल मूवमेंट को लेकर के, कभी कभी पूछ देता है, लेकिन हालांकि अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी बता देंगे कि डायपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं। तो जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके बाद, ताकि हम लोग हर चैप्टर के लिए अलग अलग नहीं बताना पड़े, सभी को एक में हम लोग मिक्स करके कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से आज हम लोग कंप्लीट किए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इंट्रोडक्शन तो पहले खत्म कर लिए थे, और फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग को मेन चीज़ है, जब हम लोग हेलो एल्केन का निर्माण कर चुके हैं, अब इसको दूसरों के साथ क्या करेंगे? रिएक्शंस करेंगे। रिएक्शंस करने के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देखना है कि जब इन लोग रिएक्शंस करने वाला है तो रिएक्शंस करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनाएगा। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही एक नए वीडियो के साथ, जैसे कि आज बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हर लेक्चर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा ही आएगा। बस आप लोग को एक काम करना है, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको कमेंट करके जरूर समझाइएगा, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि आपको क्या प्रॉब्लम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पर मैसेज करते रहिए कि सर क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कहीं से क्वेश्चंस दिक्कत हो रहा है तो उसको शेयर कीजिए, कुछ पूछना है वहाँ से पूछिए, जो करना है कीजिए। ठीक है? और नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि नोट्स नहीं रहेगा तो आप पढ़ेंगे नहीं, और नहीं पढ़ेंगे भैया तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है? तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आपके पास समय बहुत कम है।
उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम 6 घंटा 7 घंटा ज़रूर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका सामने है और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका रिजल्ट बनने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी कोई भी परेशानी होता है हमें बताइए, उसका रिजॉल्व करने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।